जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। और अधिकतर जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने कहा है कि जो स्प्रिंग बोर्ड का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें जो की पॉइंट्स है उनको मैं आपको एक बार हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक क्विक रीजन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और चीज़ें भी आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं, चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज नाम है तीसरे चैप्टर का। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो हो सकता है वो हो सकता है कि जो विभाग बना था, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो बना था, ये बना था 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, इसके बाद में एक परिषद बनाई गई, वो क्या करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका से संबंधित योजनाएं चल रही है उनका कार्यान्वयन करती है। तो जो परिषद है तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद बनाई गई और इसको शॉर्ट में हम लोग राजीविका बोलते हैं। तो ये बनी थी अक्टूबर 2010 में और इसका जो गठन किया गया था वो एक सोसाइटी पंजीकरण एक्ट आया था 1958 में, उसके तहत किया गया था। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो राजीविका में क्या ध्यान रखना है, अक्टूबर 2010 में क्या हुआ था, गठन हुआ था और कौन से एक्ट के अंतर्गत, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट है 1958 उसके तहत, और अध्यक्ष कौन होता है, सीएम। 3 बातें ध्यान रखनी है, अक्टूबर 2010, 1958 और मुख्यमंत्री। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब राज्य का जो है भारत सरकार जो योजनाएं चलाती है उनका भी क्रियान्वयन करती है और जो राज्य सरकार चलाती है उनका भी क्रियान्वयन करती है। तो पहले जान लेते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कौन कौन सी है जिनका क्रियान्वयन आजीविका कर रही है। तो पहला हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जून 2011 में शुरू हुआ था, जैसे ही परिषद बनी उसके अगले साल। और कौन चला रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है, भारत सरकार द्वारा फंडिंग दी जाती है और संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित है, मतलब भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, अगला राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना के नाम से अगली योजना है। इसमें क्या हो रहा है, आर्थिक रूपांतरण के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड आ रहा है, मतलब वर्ल्ड बैंक की मदद मिल रही है और ये 9 जिलों में चलाया जा रहा है और 36 ब्लॉक में, 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में ये योजना चल रही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना याद हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो 20 नवंबर 2016 से चल रही है। तो 20 नवंबर 2016, नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आता है 10 नवंबर को, तो उसके 10 दिन बाद मतलब 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो चलाई जा रही है। और इसमें कौन, मतलब जो लाभार्थी होंगे वो होंगे आपके सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर जो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और इसमें केंद्र और राज्य जो है वो 60-40 का रेशो है। यहाँ पे आपको पता ही है अधिकतर योजनाएं जो भी चल रही है उसमें 60-40 का रेशो ही है। और इसमें सहायता राशि क्या मिलेगी, देखिए जो आवास योजना है उसमें 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन हमारा 2014 में चलाया था उसके तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और उसके अलावा आपको मनरेगा में 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाएगा। 90 दिन का रोजगार जो है आप अतिरिक्त रोजगार की बात नहीं है, मतलब आपको 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा, आप ये ध्यान रखना। तो ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया। क्या क्या ध्यान रखना है, 20 नवंबर 2016, SECC 2011, 60-40, 1,20,000 प्लस 12,000 अतिरिक्त प्लस 90 दिन का रोजगार। ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना खत्म। उसके बाद आता है आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, MPLAD। UPSC ने एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी था, RS में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब शुरू हुआ था, 1993 में। कौन चला रहा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा का जो सांसद होता है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में राशि खर्च करता है। जो राज्यसभा सांसद होता है वो पूरे राज्य में, और जो मनोनीत सदस्य होता है वो पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। और कितनी राशि दी जाती है इनको 5 करोड़ रुपए जो है दिए जाते हैं विकास कार्यों के लिए। लेकिन अगर देश में कहीं भी कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर भी जो है 1 करोड़ रुपए स्थायी संपत्ति के निर्माण में खर्च कर सकते हैं। तो संसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्या याद रखना है, 1993 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 5 करोड़, और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा राज्य में कहीं भी
और जो मनोनीत सदस्य है वो पूरे देश में कहीं भी, और अगर कोई प्राकृतिक संकट या आपदा आती है तो 1 करोड़ स्थायी संपत्ति के निर्माण में खर्च कर सकते हैं। MPLAD खत्म। अगला है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, और इसमें क्या है, 4 सीमावर्ती जो जिले हैं हमारे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ के 16 खंडों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा। क्या याद रखना है, 4 सीमावर्ती जिले। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है ये कब चलाई जा रही है, ये 11 अक्टूबर 2014 से चलाई जा रही है। मतलब स्वच्छ भारत मिशन जब आया था उसी के आसपास भी ये है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक सांसद जो है एक ग्राम पंचायत का चयन करेगा और उसे आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में डेवलप करेगा। तो कब शुरू हुई थी, 2014 में आ गई थी, 11 अक्टूबर 2014। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्ट आया था 2005 में, लागू हुई थी 2006 में। संपूर्ण राज्य में संचालित है ये। और इसमें क्या होता है ना, 100 दिन का रोजगार मिलता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो बजट था 2022-23 वाला, उसमें घोषणा की है कि इसे 125 दिन का किया जाए। और इस योजना की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे एक तो इसमें जो वयस्क सदस्य है वो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार होना चाहिए। तो जो योजना की मुख्य विशेषता है उसमें ये हो गया कि ग्राम पंचायत के सभी निवासी योजना के तहत पंजीकरण हेतु योग्य है। योग्य कौन होंगे, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी। अगला है, इसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। 15 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी। 15 दिन में मतलब आवेदन आपने कर दिया, उसके बाद आपको 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और है कि आपको जो रोजगार दिया जाएगा वो केवल 5 किलोमीटर की परिधि में ही दिया जाएगा। और अगर 5 किलोमीटर से बाहर आपको रोजगार दिया जाता है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और जो कार्यों का चयन होगा या वार्षिक कार्य योजना जो तैयार करेगा वो कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। और ग्राम सभा क्या करेगी, ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी वहाँ पे। और जैसा हम बता चुके हैं कि 2022-23 में 100 दिन के रोजगार को बढ़ा करके कितना कर दिया है, 125 दिन कर दिया गया है। तो क्या ध्यान रखना है मनरेगा में आपको, 2005 एक्ट आया, 2006 लागू हो गया, संपूर्ण राज्य में है। 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार होने चाहिए जो काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सभी निवासी वहाँ पे जो है वो योग्य होंगे, पात्र होंगे इस मनरेगा के लिए। 1/3 महिलाएं होंगी इसमें। 15 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 15 दिन का रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलेगा। 5 किलोमीटर के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो वहाँ पर कार्यों का चयन करना है और सामाजिक अंकेक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है, ये काम करेगी ग्राम सभा। और 2022-23 का जो बजट था उसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कौन सा बजट भाषण था जिसमें ये किया गया था, तो आप कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। और बाकी चीज़ें हैं, 12 जिले हैं। 12 जिले में दो जनजातियाँ हैं, एक सहरिया है, एक खेरवा है। कहाँ पर है ये दोनों, 12 में है। और एक हो गया उदयपुर जिले की कथोड़ी। कथोड़ी कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विशेष योग्यजन श्रमिकों को यहाँ पे 100 दिन का रोजगार, अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो 12 जिले में सहरिया और खेरुआ, और उदयपुर में कथोड़ी जनजाति को क्या होगा, राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को यहाँ पे 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। उक्त दोनों घोषणाओं को मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत सरकार की हम लोग बात कर चुके हैं, राज्य सरकार पे बात करते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा देखिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे 4 योजनाएं हैं, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र और स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम। तो इसमें 3 है, मेवात को छोड़ दीजिए आप। डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र और स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम, ये 2005-06 में चलाई जा रही है। डेट ऐसे आप याद कर सकते हो। और मेवात वाली है वो 86-87 से चल रही है, बहुत पुरानी योजना है। अब इनमें क्या क्या हो रहा है आपको बता देता हूँ। डांग क्षेत्र है, उसमें आपके 8 जिले हैं और 26 पंचायत समितियाँ हैं। 8 जिले कौन से हैं, 8 जिले हो जाएंगे आपके डांग क्षेत्र वाले, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर तो उधर से हो गए। इधर हाडोती क्षेत्र के 4 हो गए, कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12। तो ये डांग क्षेत्र हो गया। अगला है मगरा क्षेत्र। मगरा क्षेत्र जो है 5 जिलों में है। इसका आप कोई ट्रिक बना लीजिएगा कि अभी चीरापाली ऐसे कर लीजिए आप, तो अजमेर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा और पाली हो जाएगा। तो 5 जिलों के 14 खंडों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेवात क्षेत्र आपका 86-87 में हो गया। मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर भरतपुर है, तो अलवर भरतपुर में चलाया जा रहा है। और स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि ये 2005-06 में शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या होता है, जो जिला कलेक्टर होता है वो अधिकृत है इसके लिए, जो कार्य होंगे उनके लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से। स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है, तो ये हो जाएगा। फिर आता है आपका, पहले हम MPLAD पढ़े थे, अब MLALAD पढ़ेंगे। जैसे MPLAD आई है वैसे ही
विधायक एलईडी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 करोड़ का आपको आवंटन किया जाता है प्रति विधानसभा क्षेत्र में। और इसमें जो 20% राशि है वो एसटी एससी के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है। और सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए क्या होता है ना कि वार्षिक आवंटन के 20% तक सिफारिश की जाती है। अगला है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो इस योजना का जो पहले नाम था वो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था, लेकिन आपको पता है सरकारें बदलती है तो कई सारी योजनाएं होती है, उनके नाम भी चेंज कर देती है। तो जो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना हमारी पुरानी चल रही थी गुरु गोलवलकर, तो इसका नाम चेंज कर दिया और अब इसको कहते हैं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से विकास कार्य किए जाते हैं। तो जैसे अगर शमशान की 4 दीवारी आप करवा रहे हो तो आपको 90% तो सरकार देगी, 10% आपको जनता देगी। अगर आप कोई और सार्वजनिक कार्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करवाए हो तो आपको 70% तो सरकार देगी, 30% जनता देगी। और लेकिन अगर ऐसा कार्य आप टीएसपी क्षेत्र में करवा रहे हो तो आपको 80% तो सरकार देगी और 20% आपको जनता दे देगी। अगला है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो ये कब से शुरू हुई थी? ये 2019-20 से शुरू हुई थी। और राज्य में क्या है, प्रत्येक जिले में जो जिला कलेक्टर होता है उसके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना निधि योजना कौन कर रहा है, इसके लिए अधिकृत कौन है? जिला कलेक्टर है, और 2019-20 से शुरू हुई थी, ध्यान रखना। अगला आता है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। तो जैसे वहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना थी वैसे ही उसी की तर्ज पे है ये। प्रत्येक विधायक क्या करेगा, एक ग्राम पंचायत को चयन करेगा और उसका विकास करेगा। तो 2 चरणों में है ये। पहला चरण में 196 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था और दूसरे चरण में 97 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। पहले में 196, दूसरे में 97, तो याद रह जाएगा। एक ग्राम पंचायत 196 फर्स्ट चरण में और 97 सेकंड चरण में, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। तो इसमें क्या होगा कि ये योजना जो है 2022-23 में प्रारंभ हुई और इसमें जो दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, हो जाएगा आराम से। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 22-23 दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। इसमें क्या होगा कि 3 वर्षों में हमें 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। तो 15 से योजना चलाई जा रही है। तो 15-16 में 5 जिला क्लस्टर बने थे, 16-17 में 6 जिला क्लस्टर बने थे, 17-18 में 4 जिला क्लस्टर बने थे, और जो 21-22 है उसमें एक अतिरिक्त क्लस्टर बनाया गया हमने बड़ौदिया बांसवाड़ा का। तो क्या ध्यान रखना है, 3 वर्ष 300 ग्रामीण क्लस्टर, 5-6-4 मतलब 15-16, 16-17 और 17-18 में आपको 5-6-4 ध्यान रखना है। और बड़ौदिया बांसवाड़ा ध्यान रखना है। 2020-21 में जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बनाया गया है। अगला आता है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। तो 27 नवंबर 2019 को, तो ये मेरे बर्थडे के कितने दिन बाद, 17 दिन बाद, कब, 2019 में 27 नवंबर 2019 को जो प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या है कि प्रत्येक गांव को क्या है ना गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाएगा। और 14 नवंबर जो है उसको एक दिन मनाया जाता है, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस। तो मेरा गांव मेरा गौरव दिवस अगर पूछा जाए तो आपका 14 नवंबर हो जाएगा। गांधी ज्ञान केंद्र बनाए गए हैं कितने जिलों में, 22 जिलों में। 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र बनाए जा चुके हैं। अगला है स्मार्ट विलेज योजना। तो स्मार्ट विलेज योजना में क्या है, 2017-18 से शुरू हुई थी, स्मार्ट बनाना था, 17-18 में स्टार्ट होगी। और इसमें क्या था कि 3000 से जो अधिक आबादी वाले गांव हैं उनका चयन किया जाएगा और उनको शहरों की तरह डेवलप किया जाएगा। अगला है मिशन अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर में क्या है, 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है इसका उद्देश्य। और 75 अगर 33 जिलों में बनेंगे तो कितने सरोवर हो जाएंगे, 2475 सरोवर। एक तालाब कितने का होगा, 1 एकड़ का होगा। तो आपको ध्यान रखना है 75 अमृत सरोवर 1 एकड़ का होगा, मिशन अमृत सरोवर हो जाएगा। स्मार्ट विलेज कहाँ होगा, जहाँ 3000 से अधिक की आबादी होगी, ठीक है। 2017-18 में ये स्मार्ट विलेज योजना चली थी। अगला है बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो बायोफ्यूल प्राधिकरण में देखिए आप, एक तो ये मिशन कब चला, तो मिशन चला था आपका 4 फरवरी 2005 को, 2005 में चला। पॉलिसी आई 2006 में, अथॉरिटी बना 2007 में। बायोफ्यूल की जो अथॉरिटी है वो कब बनी, 2007 में। और उसके बाद में एक बोर्ड बनाया था राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड बनाया गया। कब बनाया गया, 22 दिसंबर 2016 को। और इसका पुनर्गठन किया गया 4 साल बाद 2022 में, 11 फरवरी 2022 में। और रूल जो नियम आए वो आए 2019 में। और बायोफ्यूल डे जो होता है वो 10 अगस्त को होता है। तो बायोफ्यूल डे को आप 10 अगस्त कर सकते हैं। और जो 12 जिले हैं वो रतनजोत के लिए तो फेमस है, और 8 जो पूरी जिले हैं वहाँ पे करंज उगाया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं पंचायती राज पे।
तो पंचायती राज का आपको पता ही है, जैसा कि जो नागौर है वहाँ के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और इसको संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था। 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। नागौर का जो बगदरी गांव है राजस्थान में, वहाँ से ये शुरू हुई थी और देश में सबसे पहले अगर पंचायती राज की बात आती है तो राजस्थान के बगदरी गांव का जिक्र होता है। और 243G में शक्तियों का वर्णन है पंचायतों की का। और आपको बता दें कि 1994 में इसमें संशोधन किया गया था और पंचायती राज जो नियम है वो 1996 में लागू हो गए थे। अब वर्तमान में 33 जिला परिषदें हैं, 355 पंचायत समितियां हैं और 11,266 ग्राम पंचायत है। लेकिन आपको पता है अभी नए जिले बन गए हैं तो ये आंकड़ा चेंज हो गया है, आपको अपडेट कर लेना है। आगे आते हैं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। तो पंचायती राज संस्थाएं जो है उनका अनुदान किस तरीके से, वो अनुदान किस तरीके से प्रदान करती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को देती है 41% प्लस 1%। किसकी रिकमेंडेशंस थी ये? 15वां जो वित्त आयोग बना था उसकी सिफारिश थी 41% प्लस 1% जाता है कहाँ पे? राज्य में। और राज्य से जो लोकल बॉडीज़ है उनके लिए कितना जाता है? 6.75% जाता है। तो राज्य में कौन सा वित्त आयोग बना था? 6वां। कब से कब तक रहेगा? ये 25 तक रहेगा। और सेंटर में तो आपको पता ही है 15वां आ गया था। और जो लोकल बॉडीज़ है वो भी फिर क्या करती है? एक तो जो पंचायती राज हो गया और दूसरा जो शहरी निकाय हो गया, इनके लिए अलग अलग तरीके से फंडिंग करती है। तो जो स्थानीय सरकारों को मिल रहा है उसमें से 75.10% तो जाता है पंचायती राज को और 24.90% जाता है जो शहरी निकाय है उनके पास में। तो जो पंचायती राज है उसका जो 75.10% है उसमें से भी जो 75% है वो तो जा रहा है पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को, सॉरी। फिर जो पंचायत समिति है उसके पास जा रहा है 20% और फिर जो जिला परिषद है वहाँ पे जा रहा है 5%, घटता हुआ जा रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में है कि जो भी ये फंडिंग आ रही है इसका 55% तो क्या होएगा? मूलभूत विकास कार्यों के लिए जाना है। 40% राशि का क्या होगा? राष्ट्रीय और राज्य जो प्राथमिकता सेट करते हैं वहाँ पे खर्च करना है। और 5% क्या होगा? अन्य कार्यक्रमों में आप लोग खर्च कर सकते हैं जो फंड आ रहा है उसका। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको पता ही है, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके तुरंत बाद इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू कर दी थी। और कौन इसको संचालित कर रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जल शक्ति मंत्रालय इसका संचालन करता है। और जो राजस्थान दिवस है उसके अगले दिन मतलब 31 मार्च 2018 को राजस्थान को क्या कर दिया गया? ODF घोषित कर दिया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना, तो इन्होंने क्या किया? 30 मार्च के एक दिन बाद मतलब 31 मार्च को 18 के दिन क्या कर दिया? हमारे ठाठ कर दिया, 8 के ठाठ कर दिए। तो क्या हो गया था? राजस्थान ODF घोषित हो गया। ठीक है, तो राजस्थान ODF घोषित कब हुआ? 31 मार्च 2018 को, ध्यान रखना। तो जो स्वच्छ भारत मिशन था ये कितने फेजेज में चला है? 2 फेजेज में, 5-5। पहला तो 2014 से 19 तक और सेकंड फेज जो है 20-21 से लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक है, चल रहा है। अगला है इस जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसके 3 घटक है। पहला तो हो गया कि व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाएंगे। तो आपको पता ही है कि जो BPL और APL परिवार है उनको शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 12,000 की राशि हम पहले भी जो आवास योजना आई थी उसमें कर चुके हैं चर्चा कि शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये, आवास के लिए कितना? 1,20,000 रुपये। और 90 दिन का क्या था उसमें? अतिरिक्त कार्य काम भी दिया जा रहा था मनरेगा के तहत, वो योजना अलग थी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन, उसमें व्यक्तिगत शौचालय बनवाए जाएंगे, 12,000 रुपये दिए जाएंगे। किनको? BPL और APL परिवारों को। अगला है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। इसके लिए क्या होगा? ग्राम पंचायत जो है 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र भी बनाएगी। कितने रुपए की लागत से? 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। और ठोस व तरल कचरा जो है उसका भी प्रबंधन किया जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ पुरस्कार है जो दिए जा रहे हैं 2010-11 से। और 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि किसी दिन वो विभाग की स्थापना हुई थी। कौन से विभाग की? पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1999 को, भूलना नहीं है। तो देखिए, पंचायती राज दिवस पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें एक तो होता है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय तो प्रत्येक वर्ष एक जिला परिषद को, 2 पंचायत समितियों को और 5 ग्राम पंचायतों को ये मिलता है। 5 तो ग्राम पंचायतों को, 2 पंचायत समितियों को और 1 जिला परिषद को कौन सा दिया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार।
अगला है नानाजी देशमुख पुरस्कार। तो ये क्या होता है, एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है और कितने रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए मिलते हैं। नानाजी देशमुख पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है, 10 लाख रुपए का एक ही ग्राम पंचायत को मिलेगा, नानाजी देशमुख। अगला है बाल हितैषी पुरस्कार। तो ये भी एक ही ग्राम पंचायत को मिलेगा, बड़ा पुरस्कार है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें बाल हितैषी पुरस्कार में। और एक और है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये 2019 से शुरू हुई थी और 5 लाख रुपए तक का इसमें भी अमाउंट दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। पंचायत संबंधी जो योजनाएं चल रही है उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना चल रही है, भारत सरकार चला रही है इसको, 2015 से है और इसी के तहत एक अभियान चलता है जिसका नाम है सबकी योजना सबका विकास। कौन किसकी है, भारत सरकार की है, 2015 से चल रही है सबकी योजना सबका विकास अभियान है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, 2018-19 से चलाया जा रहा है, 60-40 है इसका। और उद्देश्य क्या है इसका, पंचायत क्षमता संवर्धन। ग्राम स्वराज कब से चलाया जा रहा है, 18-19 से। और आपको पता ही है 60-60 योगदान होता है और वो 60-40 योगदान होता है और पंचायत क्षमता संवर्धन इसका उद्देश्य है। और वर्तमान में यह पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ध्यान रखना है 18-19 में शुरू हुआ था, 60-40 का रेशो वो लगभग सब में यही है, तो ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है। और ग्राम स्वराज अभियान है तो स्वराज क्या करेगा, मतलब क्षमता बढ़ाएगा, पंचायती क्षमता संवर्धन का कार्यक्रम था। एक है विलेज मास्टर प्लान। तो इसमें क्या है, आने वाले 30 सालों में हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राम पंचायत है वो मुख्यालय के लिए तैयार किया जाएगा उनको। अंबेडकर भवन योजना, ये अच्छी योजना है, पूछा जा सकता है, 19-20 से शुरू हुई है। और इसमें क्या है कि जो हमारी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनके मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। तो देखो किसको इसमें एक्सेप्शनल केस माना है, जहाँ पे नगर लगा हुआ है, ये तो हो गए एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे तो नहीं। और शेष सभी पंचायत समितियों में मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा और भवन की लागत 50 लाख रुपए है। तो अंबेडकर भवन बनाया जाएगा हर एक पंचायत में और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके लिए। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर साइड कंपोनेंट्स। तो इसका दूसरा चरण चालू कर दिया है, कब से, 1 अप्रैल 2022 से। ग्रामीण आधारभूत संरचना, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है हमारे यहाँ पे, 1,86,462 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,86,462 किलोमीटर, ध्यान रखना। फिर आता है रूडा। रूडा क्या है कि ये जो ग्रामीण है गैर कृषि विकास अभिकरण है, ये ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, ये गैर कृषि विकास अभिकरण है। तो रूडा की स्थापना कब हुई थी, नवंबर 1995 में। और नवंबर में मेरा जन्मदिन भी है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपको याद रह जाए, जो रूडा था वो नवंबर 1995 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण है वहाँ पे गैर कृषि को बढ़ावा देना है और जीआई टैग दिलवाने में सहायता करता है रूडा। और राजस्थान में जो 16 वस्तु है उनको जीआई टैग मिला हुआ है। पहली बार जो मिला था वो बीकानेरी भुजिया को मिला था और जो 16वां मिला था वो सोजत की मेहंदी को मिला हुआ है। और अगर आगे अपडेट होगा तो आपको करवा दिया जाएगा। रूडा जो है 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। कौन कौन सी, एक तो चमड़ा, एक ऊन व वस्त्र और एक लघु खनिजों के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम आगे चैप्टर भी ठीक से करेंगे। आज का जो हमने करवाया है इसमें वॉइस की जो प्रॉब्लम थी वो शुरू में थोड़ी देर आ रही है, उसको ठीक कर लिया जाएगा आगे से। ठीक है, धन्यवाद।